ओम्बड्समैन रूल्स में एक पैराग्राफ ओम्बड्समैन को हटाए जाने का भी है कि किन कंडीशंस प्राविधान में उसको हटाया भी जा सकता है। जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कहीं पे पूरी तरीके से क्लियर ना होने में, कुछ पॉइंट्स क्लियर ना होने पे कंपनी कई बार उसका सहारा लेके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। आप बताइए कि 60% क्लेम कंप्लेनेंट के फेवर में जाते हैं। अच्छा। और 40% के आसपास कंपनी के इंश्योरेंस के। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर इंश्योरेंस के उपभोक्ता हैं तो क्लेम ये विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार इसकी गहराई को समझना और वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम क्लेम इस विषय के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन किससे समझने वाले हैं? क्या किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से समझने वाले हैं या किसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ट्रेनर से समझने वाले हैं? तो नहीं, मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। देखिए, इंश्योरेंस का भी एक कोर्ट होता है जहां पर क्लेम के मुद्दों को सॉल्व किया जाता है, जिसे ओम्बड्समैन कहते हैं। एक सिंपल भाषा में बोल रहा हूं तो हम महाराष्ट्र के जो ओम्बड्समैन रह चुके हैं उन्हीं से क्लेम इस विषय को थोड़ा गहराई में समझने वाले हैं। इनका नाम मिस्टर विनय शाह है। विनय शाह जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। विनय शाह जी, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के साथ में एज ए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू किया। बहुत ही बेसिक पद से इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी कौशलता के दम पर ये बहुत आगे तक गए। ये LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये CEO बने, MD बने, और वहां तक भी नहीं रुके बल्कि आगे चलकर ये महाराष्ट्र के ओम्बड्समैन बने और अभी ये आप इन्हें एक्स ओम्बड्समैन बोल सकते हैं। अब ये रिटायर हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर विनय शाह जी से और इनसे क्लेम के विषय पर गहराई में समझते हैं। ओम्बड्समैन क्या होता है इस पर डिटेल में समझते हैं। विनय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो विनय जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये ओम्बड्समैन जो स्ट्रक्चर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि कितने ओम्बड्समैन होते हैं भारत देश में। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। देखिए, ओम्बड्समैन कॉन्सेप्ट ही के बारे में अगर बात करें तो ये 1995 में सबसे पहले बैंक के लिए सरकार ने, RBI ने 1995 में इंडिया में ओम्बड्समैन कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। इंश्योरेंस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक ग्रीवेंस को देखते हुए ग्रीवेंस रिड्रेसल रूल्स करके 1998-99 के आसपास में वो शुरू करके उसमें पब्लिक की जो इंश्योरेंस से रिलेटेड ग्रीवेंसेस थे उनका निराकरण करने के लिए वो रूल्स बनाए थे और वही आगे जाके ओम्बड्समैन रूल्स में परिवर्तित हुए। ओम्बड्समैन इंश्योरेंस में भी आया और वो पूरे कंट्री को आज की डेट में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स 2017 के तहत गवर्न किया जाता है। अच्छा। उसके अंडर में पूरा ही देश जो है वो वहाँ 17 ओम्बड्समैन आज की डेट में अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा देश इनमें बांटा गया है। अलग अलग सेंटर्स में ये लोग की पोस्टिंग रहती है। अलग अलग एरिया इन सबको दिया गया है। हर ओम्बड्समैन के लिए अलग अलग टेरिटरी डिफाइन की गई है और ओम्बड्समैन रूल्स में ही ये सब किया गया है कि ओम्बड्समैन कहाँ रहेगा, वो क्या रहेगा। CIO एक संस्था है, काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उसको बोलते हैं। वो IRDA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब मिल के ये संस्था बनाते हैं और जितने भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैं इस समय पूरे देश में, वो इसी संस्था के द्वारा पूरा अपॉइंटमेंट से लेके और उनका कार्यशैली को देखना, कार्य को देखना, यही संस्था करती है। सो क्लेम जो है, ओम्बड्समैन जो है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के क्लेम को ही हैंडल करने के लिए बनाया गया है या और भी कोई चीजें हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के तहत ये रूल्स में ही पूरा डिफाइंड है कि ये
ओम्बड्समैन क्या क्या चीज के ग्रीवेंस कंप्लेंट्स ले सकता है। इसमें क्लेम उसका एक पार्ट, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा पार्ट आप उसे लीजिए, लेकिन क्लेम ही वो चीज़ नहीं है। अच्छा। पूरा अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो मुख्यतः पहले दो ही धड़क थे उसके, कह लीजिए दो पार्टीशन थे, एक लाइफ एक नॉन लाइफ। अब उसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी जुड़ गया है, या उसको हमने नॉन लाइफ से अलग कर लिया है, वो है हेल्थ। अच्छा। तो तीन तरह के धड़क हो जाते हैं इसमें, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। कंप्लेंट्स जो हैं, ग्रीवेंस जो हैं, ये तीनों ही से रिलेटेड होती हैं। और मुख्य आप ये लगा लीजिए कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स में ही ये पूरा डिफाइंड है कि किस किस चीज़ की कंप्लेंट पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी धारक कर सकता है। उसमें क्लेम्स हो गई, जैसे आप कह रहे थे, क्लेम्स में भी दो तरह की कंप्लेंट आप कर सकता है, या तो क्लेम का डिले इन पेमेंट ऑफ क्लेम है उसकी कर सकता है, दूसरा पार्शियल पेमेंट ऑफ क्लेम हुआ है या क्लेम रिपुडिएट किया गया, मना कर दिया गया, इसके लिए है। तीसरा है जो मिस सेलिंग के लिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए है। चौथा है कि प्रीमियम किसी भी इंश्योरर ने ले लिया है उसके और पॉलिसी इशू नहीं की है, पॉलिसी लीगली ठीक शब्दों के साथ नहीं इशू की गई है, प्रपोजल फॉर्म के अनुसार पॉलिसी नहीं इशू की गई है, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सर्विसिंग की डेफिशिएंसी है, उसके लिए कंप्लेंट हो सकती है। तो ये 5-6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कंप्लेंट इन्हीं सब चीज़ों के तहत की जाती है, जिसमें जैसा आप कह रहे हैं कि क्लेम है, क्लेम एक काफ़ी बड़ा भाग जरूर है उसका। चलो, एक बहुत बढ़िया चीज़ विनय जी यहाँ पे निकल के आई कि इंश्योरेंस सब्जेक्ट की एक कस्टमर जो है उसको किसी भी तरह की कंप्लेंट है, उसने जो पॉलिसी ली है उसके लिए ओम्बड्समैन है, तो क्या वो कुछ भी उसको कंप्लेंट करनी है तो सीधे ओम्बड्समैन में आ सकता है, या उसके पहले कुछ स्टेप्स उसे करने होते हैं? नहीं, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए सर्विसिंग का कोई डेफिशिएंसी है या क्लेम है, कंपनी ने उसका क्लेम का पेमेंट नहीं किया या कम पेमेंट किया, या कोई और उसको कंप्लेंट है, तो उसको सबसे पहले उस कंपनी के पास उनके रिड्रेसल ऑफिसर को उनको अपनी कंप्लेंट देनी पड़ेगी। उसका जब जवाब आ जाता है और उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा। एक सूरत ये भी बन सकती है कि उसने कंपनी को कंप्लेंट दी और कंपनी का कोई जवाब नहीं आया, हाँ या ना, कुछ भी जवाब नहीं आया। उस स्थिति में कंप्लेंट देने के 30 दिन के अंदर अगर उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद वो ओम्बड्समैन को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। लेकिन वो कंप्लेंट जो है रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए, रिटर्न कंप्लेंट, एक सबूत होना चाहिए कि भाई 30 दिन हो गए कोई जवाब नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में आता है विनय जी कि ये जो ओम्बड्समैन एक जो व्यक्ति है, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? अभी आप ओम्बड्समैन बने तो LIC में होना जरूरी है, क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, ओम्बड्समैन रूल जो मैं जिसकी बात आपसे कह रहा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें, सारे प्राविधान जो हैं ये डिटेल में दिए गए हैं। मुख्यतः उसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ओम्बड्समैन के लिए अप्लाई कर रहा है, वो ऑल इंडिया सर्विस या सिविल सर्विसेज में काम कर चुका हो और वहाँ पे उसने जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट मिनिमम उस पद में काम किया हो, उसके इक्विवेलेंट में काम किया हो, या उसके पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 25 साल का अनुभव हो और उसकी एज जो है वो 55 साल के ऊपर और 65 साल के नीचे हो। यही क्राइटेरिया है। CIO, जैसे मैं आपसे कह रहा था, वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाती है। पहले वैकेंसी निकलती है, उसमें कहाँ का वैकेंसी है, कितनी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होना है, ये सब निकलती है, तो उसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसका फॉर्मेशन IRDA और CIO मिल के करते हैं और वो सिलेक्शन कमेटी फिर ओम्बड्समैन का चुनाव करती है। 25 साल का आपने अनुभव बोला तो मेरे मन में और एक प्रश्न आ गया कि 25 साल का अनुभव एज एन कंपनी में एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंटली इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है तो क्या वो भी? आपको एक कंडीशन बताना भूल गया। हाँ, 25 साल का अनुभव होना चाहिए और बोर्ड के डायरेक्टर के लेवल से एक लेवल नीचे तक काम किया हुआ उसने,
इंश्योरेंस काम किया कंपनी में होना चाहिए, काम जॉब किया होना चाहिए। ओके, वो मैं कंडीशन आपको बताना भूल गया। हाँ। तो क्या अभी अम्बर्ट्समेंट एक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ये काफ़ी सारी कंपनीज को क्लेम को सेटल करने में उनका ये होता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अम्बर्ट्समेंट बन गया है तो उसके हाथ में कुछ पावर आ गए हैं और वो कुछ उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ऐसा कुछ हिस्ट्री है? देखिए, बेसिकली इसके लिए हमको ये, जैसे मैंने आपको बताया, किस तरह की कंप्लेंट्स आ सकती हैं, आती हैं ओम्बड्समैन ऑफिस में, और उसमें ओम्बड्समैन के ऊपर जो दायित्व रहता है वो कंप्लेंट को एक कंसिलेशन बोलते हैं, एक समझौते के दौरान वो उसके तहत भी उसको सॉल्व कर सकता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और कंप्लेनेंट दोनों ही को जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं उसका वो अपनी तरफ से प्रस्ताव रख के कंसिलेशन बोलते हैं, उसको कर सकता है। अगर ये नहीं हो पा रहा है, इंश्योरर या कंप्लेनेंट इस पर राजी नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में एक हियरिंग होती है जिसमें दोनों ही लोग पक्षों की बात सुनी जाती है और उसके बाद ओम्बड्समैन अपना अवार्ड देता है। अब अवार्ड देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि वो उसको उस अवार्ड को मानना पड़ता है। जहां तक कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट अगर ओम्बड्समैन के अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास रास्ते खुले रहते हैं कि वो आगे कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर फोरम है या कोई सिविल कोर्ट है, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दे सकता है। उसमें ओम्बड्समैन की तरफ से कोई रोक या कुछ ऐसा नहीं है। ओम्बड्समैन इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह से कोई चीज़ गलत कर सकता है, ये अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ सामने ऐसा नहीं आया सामने, कोई सामने। हालांकि ओम्बड्समैन रूल्स में एक पैराग्राफ ओम्बड्समैन को हटाए जाने का भी है कि किन कंडीशंस प्राविधान में उसको हटाया भी जा सकता है। अच्छा, उसमें ये कहा गया है कि जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो, मेंटली कुछ ना हो, कोई उसका क्रिमिनल केस कहीं और चल रहा हो, ये कई कंडीशन उसमें दी हुई है, लेकिन इस तरह का आज तक तो कोई ऐसा नहीं है। वैसे कितने साल का कार्यकाल होता है अगर कोई व्यक्ति अम्बड्समैन बन 3 साल तक का कार्यकाल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो। मैक्सिमम 3 साल तक अम्बड्समैन। तो अम्बड्समैन एक व्यक्ति है, ये कोई ऐसा कोर्ट का नाम नहीं है। पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि ये कोई डिपार्टमेंट का नाम है। ये क्वासी जुडिशियल पोस्ट है। अच्छा, और इसमें जो हियरिंग होती है उसमें पूरा ही वो सब चीजें फॉलो की जाती हैं जो कोर्ट की हियरिंग में की जाती है। हालांकि इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंप्लेनेंट है वो स्वयं अपीयर हो सकता है, उसके लीगल हेयर अपीयर हो सकते हैं, ओके, पॉलिसी का नॉमिनी अपीयर हो सकता है, अच्छा, और पॉलिसी का असाइनी अपीयर, इन चारों में से कोई भी अपीयर हो सकता है, कोई भी अपीयर। लेकिन उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति, कोई लॉयर, इस तरह का कोई व्यक्ति कोई नहीं अपीयर नहीं हो सकता। कोई नहीं आ सकता। अभी मेरे मन में ये प्रश्न आता है विनय जी कि ये जो सर्विस है अम्बड्समैन में, अगर किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेंट करनी है तो उसकी कोई फीस नहीं होती है? हाँ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन निःशुल्क है, या किसी भी तरह का कोई फीस नहीं है कोई। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि अगर अम्बड्समैन किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ले रहा है तो जो व्यक्ति अपनी कंप्लेंट करने आ रहा है उसकी कंप्लेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व करने का क्या इंटरेस्ट अम्बड्समैन के पास होता है? क्योंकि कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फीस लेती हैं, तो उनका इंटरेस्ट है कि इनका काम हमें करना है, लेकिन अम्बड्समैन का तो कोई इंटरेस्ट नजर ही नहीं आता। जो व्यक्ति अम्बड्समैन बैठा है तो वो क्यों अपना दिमाग लगाएगा, अपना समय लगाएगा? ये पूरा सिस्टम ही इसलिए बनाया गया है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है, पॉलिसी धारक है, उसको एक सुविधा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसका जो भी कंप्लेंट है उसका निराकरण होता है। ओम्बड्समैन एक पोस्ट जरूर है, लेकिन वो पोस्ट बनाई इसीलिए गई है कि वो कंप्लेनेंट्स की शिकायतों को दूर करे, उनको सॉल्व करे। नहीं तो क्या अम्बड्समैन का पूरा इंटरेस्ट होता है? कोई सोचे कि अरे मुझे क्या पड़ी? 100% इंटरेस्ट। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब मैं पुणे में था तो मैं न केवल ये देखता था कि कंप्लेंट्स सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, रूटीन में हो रही हैं कि नहीं हो रहे हैं,
हर ओम्बड्समैन का ना केवल मेरा, हर एक ये भी इंटरेस्ट रहता है कि हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट आई वो समय से सॉल्व हो जाए, जल्दी से जल्दी त्वरित सेवाएं कंप्लेनेंट को दे पाएं। ये इंटरेस्ट तो रहता है इसमें। नहीं तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी जेन्युइन कंप्लेंट लेके गया हो कि भाई मेरा ये क्लेम रिजेक्ट हुआ, जो जेन्युइन रिजेक्ट हुआ है, और वो ombudsman से क्लियर ना हुआ हो, ऐसा भी कभी हुआ? ऐसा संभावना ऐसी बहुत है नहीं ऐसा, क्योंकि देखिए ओम्बड्समैन जो भी निर्णय लेता है, जो भी अवार्ड देता है, वो 100% जो भी पेपर्स कंप्लेनेंट के द्वारा भेजे गए हैं, जो भी उसकी कंप्लेंट है, और उस कंप्लेंट पे बेस्ड जो भी इंश्योरर ने अपने तरफ से पेपर्स दिए हैं, अपनी तरफ से अपना मत रखा है, उसी पे बेस्ड होता है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि अगर सारी ही चीज़ें दी गई हैं तो उसमें निर्णय जो भी होगा वो उन पेपर्स पे ही बेस्ड होगा। अब वो जेन्युइन है, नहीं जेन्युइन है, जो भी है वो उन्हीं पे बेस्ड होता है सब। तो ऐसा होना कि कहीं पे क्लेम का पेमेंट होना है या कोई और किसी भी पक्ष में, आप पॉलिसी धारक की बात कर रहे हैं, मैं इंश्योरर की भी बात करता हूँ कि इंश्योरर भी कई बार जो निर्णय लेते हैं वो पूरा फैक्चुअली जो पॉलिसी कंडीशंस हैं जो है उस पर बेस्ड रहता है, और उनकी तरफ से वो सही निर्णय लिया जो रहता है। तो वो निर्णय ओम्बड्समैन का भी निर्णय जो सही रहता है। आपका कार्यकाल कितने समय का रहा है एज ombudsman? पूरे 3 वर्ष का। अच्छा, पूरे 3 साल आप ombudsman रहे। तो इस कार्यकाल में आपके पास जितने भी क्लेम्स आते थे उसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता था या आपकी अंडर में जो टीम है वो इन्वॉल्व रहती थी? देखिए, मैं आपको इसका वो बताना चाहूँगा प्रक्रिया की किस तरह से कंप्लेंट आने के बाद में कुछ चीज़ें पॉलिसी धारक हमको पेपर्स भेजता है और कोई डिटेल्स होते हैं तो हम मंगाते हैं उसको। दूसरा, कंपनी को भी हम वो कंप्लेंट भेजते हैं और उनके भी पेपर्स और वो सारी चीज़ मंगाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट में एक पूरा डिटेल्ड नोट बनता है, स्ट्रक्चर, जिसको कि ओम्बड्समैन ही पढ़ता है। ombudsman पढ़ता है पूरा नोट आता है, और वो फिर उस पे बेस्ड, कंप्लेंट पे बेस्ड अपनी तरफ से जो भी सवाल होता है वो सवालों को और उठाता है, जिसका जवाब या तो डिपार्टमेंट वाले लोगों के पास अगर होगा आए हुए पेपर से, या फिर 99% कंपनी से मांगा जाता है फर्दर, या कंप्लेनेंट से मांगा जाता है। लेकिन स्टडी पूरा, उस पर सवाल जवाब करना, वो सब ओम्बड्समैन ही करता है। विनय जी, 3 साल के दौरान कई सारे क्लेम आपके पास आपने देखे होंगे, कंप्लेंट्स आपने देखी होंगी। क्या आपको कोई क्लेम ऐसा दिखा, आपको महसूस हुआ कि ये क्लेम जो है कंपनी ने जानबूझ के रिजेक्ट किया है? देखिए, मैं ऐसे पॉइंट करके किसी भी कंपनी की, किसी भी इंश्योरर के लिए ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के या एक गलत धारणा से उन्होंने किया। हाँ, ये ज़रूर कई बार होता है, कई केसेस पे देखने में आता है कि जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कहीं पे पूरी तरीके से क्लियर ना होने में, कुछ पॉइंट्स क्लियर ना होने पे कंपनी कई बार उस पर उसका सहारा लेके क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि हम जैसे हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं, उसमें कई बार होता है कि पॉलिसी कंडीशंस में कई सारी चीज़ें होती हैं कि इन कंडीशन में के तहत क्लेम मिलेगा, इन कंडीशन के तहत नहीं मिलेगा, इस अवधि में क्लेम मिलेगा, इस अवधि में क्लेम नहीं मिलेगा, शुरू में 2 साल नहीं मिलेगा, 48 महीने नहीं मिलेगा, इतने दिनों बाद। इस तरह की कंडीशन बहुत सारी रहती हैं। और कई कंडीशन ऐसी भी रहती हैं कि जैसे अगर पॉलिसी होल्डर ने डिक्लेयर किया कि मेरे को हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी है पॉलिसी लेते समय, या डायबिटीज़ है मेरे को, तो कई कंपनीज उस पर लगाती हैं कि इन बीमारियों से संबंधित जो बीमारियां होंगी उस पर क्लेम नहीं देंगे हम। इस तरह की कंडीशन रहती हैं। अब कंपनी क्या कई बार देखने को आया है कि जब इस पॉलिसी धारक का क्लेम आता है बाद में, तो इन्हीं कंडीशंस के तहत कंपनी क्लेम को मना कर देती है। लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है कि ये कंडीशंस लागू नहीं भी होती हैं। जो बीमारी के लिए कंप्लेनेंट क्लेम मांग रहा है वो बीमारी डायबिटीज से रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन कंपनी ने ये कह के कि इससे रिलेटेड है
संभावना कई चीज की हो सकती है, तो इस तरह से मना कर देती है। लेकिन ओम्बड्समैन ऑफिस में एक और प्राविधान है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि न केवल हेल्थ रिलेटेड, कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम से रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस के क्लेम से, अगर ओम्बड्समैन ये फील करता है कि इसमें हमको किसी एक्सपर्ट की भी राय लेनी चाहिए। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, संबंध नहीं है, तो उस टाइप की राय भी ली जाती है। और उसकी भी राय ली जाती है, डॉक्टर्स की राय ली जाती है इंश्योरेंस क्लेम में कि इसमें ये चीज़ें इससे जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं, इस तरह के। तो इस तरह से पूरी कोशिश की जाती है कि क्लेम को हम क्लेमेंट को सही तरीके से दिलवाएं, या इंश्योरेंस कंपनी का भी पक्ष अगर सही लग रहा है तो वो डॉक्टर बता देगा कि नहीं ये इस तरह का, क्योंकि मेडिकल एक हायर लेवल पे ओम्बड्समैन की भी अपनी सीमित जानकारी रहेगी मेडिकल टर्म्स को जानने। कभी कभी कुछ विनय जी टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल टर्म तो बना दिए हैं, लेकिन उसका कुछ लॉजिक जो है कभी कभी समझ में नहीं आता। मैं आपको एक ऐसा ही एक टेक्निकल टर्म आपसे डिस्कस करूंगा, आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटल ने ये बोला है कि अगर आप कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा बोला है कि आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, उन्होंने अपने इसमें क्लॉज डाला है, अगर वो हॉस्पिटल कुछ फ्रॉडुलेंट क्लेम करता है और कोई व्यक्ति जो जेन्युइन क्लेम करने वाला व्यक्ति है वो उस हॉस्पिटल में जाके क्लेम कर लेता है, तो क्योंकि हॉस्पिटल के फ्रॉडुलेंट क्लेम है, हॉस्पिटल गलत क्लेम करके ले लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा। कोई जेन्युइन क्लेम उसके पास में चला गया, उस हॉस्पिटल में जाके चला गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रेड एरिया में डाल के रखा है। अब ये कोई टेक्निकल चीज है जिसमें बेचारे एक आम व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल फ्रॉड है या नहीं है, उसने जाके ले लिया और कैशलेस नहीं कर रहा है, वो रियम्बर्स में क्लेम करता है। तो ऐसी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, क्या वो, क्योंकि ये तो टेक्निकल हो गया, अभी पॉलिसी पेपर में लिखा है, लेकिन इसमें कस्टमर की तो कोई गलती नहीं है, उसने तो अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है पॉलिसी लेते वक्त बताए थे। ऐसे केस में फिर आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी साफ हैं, स्पष्ट हैं। नंबर एक, इंश्योरेंस लेते टाइम इंश्योरर सारे पॉलिसी धारकों को उन सारे हॉस्पिटल्स के नाम की एक सूची देता है। फिजिकल फॉर्म में हो सकता है आपको ना मिले, वो उनकी साइट पे लिस्ट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल के नाम से वो लोग बोलते हैं कि इन हॉस्पिटल में आप, ये हमारे कंपनी से संबंध है, और इन हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो आप कैशलेस भी करा सकते हैं भी, और बल्कि कैशलेस ही हो, नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ही होना चाहिए। दूसरा, समय समय पर इंश्योरेंस कंपनी अपनी वेबसाइट पे ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स के नाम भी डालती है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि कई बार जो आदमी बीमार है, सडनली गया, हर व्यक्ति के पास ये नहीं रहता है कि वो वेबसाइट पे पहले जाके चेक करे कि ये हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर उस हॉस्पिटल में जाके कैशलेस की बात करता है और उस समय उसको ये पता चलता है कि ये नहीं है, तो थोड़ा तो सतर्क पॉलिसी होल्डर को भी रहना चाहिए। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, बीमार आदमी लास्ट मोमेंट में किसी हॉस्पिटल में चला गया, तो उसके लिए भी बड़ी दुविधा की बात है, या मुश्किल है कि उसको इस तरह की जानकारी हो सके नहीं। तो इन तरह के केसेस में यूजुअली ये देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट किया गया है, किस तरह के क्लेम्स के लिए किया गया है। अगर इसका क्लेम उससे भिन्न है, अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, न्यू बॉम्बे में भी कई हॉस्पिटल, मेरे टेन्योर में भी कई हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट जो किए गए थे, वहाँ ये पाया गया था कि वो हॉस्पिटल सेम बीमारी, सेम नंबर ऑफ डेज का ड्यूरेशन, इस तरह के सर्टिफिकेट, इस तरह के बिल्स कई क्लेमेंट्स को दे रहा है। और ना केवल कई क्लेमेंट्स को दे रहा है, कई बार तो एक ही परिवार में 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, उनको भी दे रहा है। और उसमें ये देखा गया कि उनके भर्ती होने का समय, उनको दवाई देने का समय
उनका डिस्चार्ज होने का समय, उनको जो दवाइयाँ दी गई हैं, ये सारी सेम है। अगर 10 क्लेम आए हैं उस हॉस्पिटल से, तो ये सारी चीज़ें सेम है। तो इस तरह की चीज़ है। अगर आप यही बीमारी लेके एक जेन्युइन पॉलिसी होल्डर है तो संभवतः वो रिजेक्ट हो जाएगा। जेन्युइन है तो भी, जेन्युइन है तो पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ। क्योंकि वो हॉस्पिटल ब्लैकलिस्ट इसीलिए किया गया है कि उसने इस तरह की बीमारी के 10 या 15 या 20, क्योंकि 1, 2, 3 क्लेम जिसमें डाउट होता है उनके बेसिस में हॉस्पिटल्स ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाते हैं। कंपनीज ब्लैकलिस्ट करती हैं जब एक अच्छा संख्या हो और उनके पास अच्छा रीजन हो उसको ब्लैकलिस्ट करने का। तो इस तरह का होता है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं अब कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। अभी कंपनीज भी ये देखती हैं कि किस तरह के हॉस्पिटल्स में वो लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, किस तरह के हॉस्पिटल्स में वो लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, और इसकी जानकारी वो पॉलिसी होल्डर को, हालांकि अभी भी काफ़ी कम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एज ओम्बड्समैन मैंने कई कंपनीज को ये भी सजेस्ट किया कि आप जिस हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, आप सभी पॉलिसी धारकों को तो वो सूचना नहीं भेज सकते, करेक्ट, लेकिन कम से कम ये कर सकते कि उस क्षेत्र के पॉलिसी धारकों या ईमेल द्वारा मैक्सिमम जितने पॉलिसी धारकों को आप सूचना भेज सकते हैं, भेज, जिससे इस तरह की दुविधा पॉलिसी धारक को ना हो। करेक्ट। लेकिन जो जेन्युइन केस वाला है वो अम्बड्समेंट तक आ तो सकता है, और अगर आया है तो अम्बड्समेंट जरूर देखा जाए, उसको देखा जाए। क्या आपने कभी ऐसा भी देखा, ये तो बात हो गई चलो कंपनीज की, क्या आपने कभी ऐसा भी देखा कि जो कस्टमर आपके पास में आया है आपको दिखाई दे रहा है कि ये कस्टमर ही फ्रॉड है? कई बार आता है, कई बार ऐसा भी होता है। और विशेषकर कोविड के टाइम में तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज थी जिनमें कोविड बहुत सरल पॉलिसीज, IRDA के रिकमेंडेशन पे भी पॉलिसी धारकों की सहूलियत के लिए पॉलिसियां बनाई गई थी, जिसमें आपको अगर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपकी अधिकृत सेंटर से है और आप एक समय सीमा है 2 दिन था या 3 दिन था, इसके लिए एडमिट हुए हैं, तो आपको रिम्बर्समेंट क्लेम नहीं, पूरा ही पॉलिसी का 1 लाख की पॉलिसी है, 1.5 लाख की पॉलिसी है, अच्छा, तो वो क्लेम आपको मिल जाएगा। हाँ, ऐसी पॉलिसीज बनी थी। उसके तहत ये कई बार देखा गया कि लोगों ने गलत रिपोर्ट्स लगा के हॉस्पिटल्स में कई बार फ्रॉड एंट्री करके इस तरह से क्लेम्स दिए गए थे, लेकिन पकड़ में कुछ केसेस निकल भी गए होंगे, कंपनी भी नहीं पकड़ पाई होगी, कुछ हमारे यहाँ से भी निकल गए होंगे क्योंकि हमको पेपर्स में कुछ ऐसा दिखा नहीं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हमने भी पकड़े कि जिसमें देखने से पता चलता था कि ये गलत केस है, और वो हमने नहीं भी आदेश ऐसे भी दिए कि ये पेमेंट ना किया जाए। अन्य केसेस में भी कई देखा गया है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि सेम तरीके से पेपर्स ऐसे तैयार किए गए हैं, बिल ऐसे तैयार किए हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये बिल्स जो हैं ये बाद में तैयार किए गए हैं, इस तरह से ये गलत किए हैं। तो इस तरह के रहते हैं। आप विनय जी, आप क्योंकि आप अम्बड्समेंट जो है ऊपर से सब कुछ देखते हैं, कंपनीज को देखते हैं, हर तरह के लोगों को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी के मन में, इंश्योरेंस कंपनी के मन में थोड़ा सा भी ऐसा इंटेंशन होगा कि हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि हम क्लेम को रिजेक्ट कर सकें? आपको ऐसा लगता है, या कोई स्ट्रैटेजी आपको पकड़ में आई हो कि ये थोड़ा, जैसा आपने बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है, ऐसा कुछ आपने जज किया? मैं ऐसा, देखिए, मैं तो ऐसे कंपनी को ऐसा वो नहीं कह सकता हूँ कि किसी भी कंपनी का ये इंटेंशन होगा कि हम क्लेम ना पे करें। अच्छा, ऐसा नहीं होता, इंटेंशन तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को ही कहीं किस तरह से यूज़ करके और क्लेम्स को वो किया जा सकता है। वो उस पर्टिकुलर क्लेम पे लागू है वो टर्म एंड कंडीशन की नहीं लागू है, इसको उतना ना गौर से देख के ये तो कई जगह तो लगता है, कई जगह लगता है कि ये क्लेम सीधे सीधे पे हो जाना चाहिए था, इसमें ये कंडीशन लागू नहीं होती है। लेकिन अब वो इसे इंटेंशन से किया गया कि ये ना, वो मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये मैंने इसलिए पूछा विनय जी आपसे क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका प्रीमियम मान लो हेल्थ के लिए ही 100 रुपया है, लेकिन उसके सामने दूसरी एक इंश्योरेंस कंपनी है
जो कि जो है 30 रुपए में लोगों को इंश्योरेंस दे रही है, एक 100 रुपए में दे रही है, एक 30 रुपए में दे रही है। अब जब हालांकि जो 30 रुपए में दे रही है वो तो सस्ता दे रही है, तो सारी दुनिया उससे आके लेगी, और दूसरी चीज बड़ी आसानी से भी दे देती है, जो 100 रुपए वाली है वो बड़ी मुश्किल से भी देती है, तो उसके पास तो डेफिनेटली जो है ज्यादा क्लेम नहीं आएंगे, इसके पास तो भर भर के क्लेम आएंगे। तो इतने सारे क्लेम आएंगे तो ये कंपनी तो डूबनी है, उसके पास और कोई चारा नहीं है कि भाई ये क्लेम को जो है अच्छे से देख के रिजेक्ट किया जाए। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? नहीं, मैं फिर वही उसी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कंपनीज को ये पता है, अधिकतर कंपनीज को ये पता है कि आउटराइटली इस तरह से वो क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और करेंगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर के कंप्लेंट के माध्यम से, केस के माध्यम से, ओम्बड्समैन के माध्यम से, कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से वो क्लेम उनके पास आएगा ही आएगा, और उनके अगेंस्ट में काम होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओम्बड्समैन का जो अवार्ड होता है वो कंपनी में बाइंडिंग भी होता है, तो उनको पेमेंट करना ही करना है। तो इस तरह से, और बाद में अगर क्लेम आप पेमेंट करते हैं तो ओम्बड्समैन की तरफ से तो कोई कंपनसेशन या ऊपर से और कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाने के प्रावधान ही नहीं है, तो नहीं होता है। लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट तो फिर भी होता है। अच्छा, इंटरेस्ट देना पड़ता है? इंटरेस्ट जिस दिन क्लेम ड्यू है उस दिन से इंटरेस्ट बाद की डेट, आज की जब तक आप पेमेंट देंगे वो तो देना ही पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट जो वो शुरू में घोषित करते हैं, वो प्लस कई बार डिपेंडिंग ऑन केस टू केस हम उस पर 1 या 2% का और लोडिंग करके दे सकते हैं, उसको देते हैं। सो आपके कार्यकाल में 3 साल का आपका कार्यकाल जो रहा, आपका ऐसा कुछ बता सकते हैं कि 1 साल में इतने क्लेम आते हैं या महीने में इतने क्लेम आते हैं, और उसमें से जनरली अंदाजन कितने क्लेम पास हो ही जाते हैं ओम्बड्समैन से? ऐसा कुछ फिगर आप बता सकते हैं? देखिए, रफली आप ये लगाइए कि ऑन एन एवरेज 150-200 क्लेम पर मंथ आते हैं। 150-200 क्लेम आते हैं पर मंथ। ओके। हेल्थ ओम्बड्समैन टोटल लाइफ जनरल सब मिला के 150-200, और ये संख्या ऊपर नीचे जाती रहती है, ऐसा भी किसी महीने हो सकता है 125 किसी महीने, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इसको 150 ओम्बड्समैन रूल्स के तहत कंप्लेंट क्लियर करने के लिए 3 महीने का प्राविधान है। जब भी आपको उस केस से रिलेटेड सारे पेपर्स वगैरह मिल गए हैं उस डेट से, विद इन 3 मंथ्स आपको निवारण, हालांकि कई बार लोड इतना रहता है, कुछ पुराने पेंडिंग रहते तो ये सीमा कुछ केसेस में हो पाती है, कई बार नहीं भी हो पाती है। तो इस तरह से करके क्लियरेंस की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो क्लेम के, हाँ, ये भी आप रफली ये मान लीजिए कि 60-65% केसेस जो रहते हैं वो क्लेम से संबंधित रहते हैं, भले वो लाइफ के हों या नॉन लाइफ के हों, हेल्थ के हों, तो उससे रहते हैं। 20-25% क्लेम मिस सेलिंग के रहते हैं, लाइफ साइड में ज़्यादातर रहते हैं। अच्छा, वो रहते हैं। क्लेम का केस में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जितने भी केसेस आते हैं वो सारे ही में क्लेम का पेमेंट कर के अवार्ड जाते हैं। कई केसेस ऐसे भी रहते हैं जो कंपनी के फेवर में रहते हैं। उसमें भी मैं आपको एक मोटा बताऊंगा कि लगभग कई सेंटर्स की बात करता हूँ, पुणे सेंटर की बात करता हूँ, तो लगभग आप लगाइए कि 60% क्लेम कंप्लेनेंट के फेवर में जाते हैं। अच्छा। और 40% के आसपास कंपनी के फेवर के। क्या कभी ऐसा हुआ विनय जी के क्लेम रिजेक्ट हो गया ओम्बड्समैन से, और फिर वो व्यक्ति आगे जाके लड़ता है और वहां पास हो जाता है? ऐसा भी होता है? इस तरह का हम लोगों के पास तो ऐसा कोई डेटा तो है नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके पास, कंप्लेनेंट के पास रास्ते हैं कंज्यूमर फोरम में जाने के, सिविल कोर्ट में जाने के, और लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। और ये वहाँ के उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जज ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में उसने क्या सही पाया और क्या निर्णय लिया। लेकिन इस तरह का डेटा कोई मेरे पास तो नहीं है कि वहाँ जाके उसको जैसे फिल्म आई थी ना, ओ माय गॉड, तो ओम्बड्समैन ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो बाद में वो कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उसको समझ के जो है क्लेम पास किया। ओम्बड्समैन ऑफिस में जैसे मैंने कहा कि वहाँ कोशिश ये की जाती है कि पेपर्स पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, पेपर्स पे डिपेंड होकर निर्धारित और एक्सपर्ट्स की राय लेके कोशिश ये की जाती है कि जो उस क्लेम पे सही निर्णय लेना जाना चाहिए वो लिया जाए। कंप्लेनेंट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो हर वो कंप्लेनेंट जिसका केस
ओम्बड्समैन में पास नहीं होता है, उसके लिए तो वो निर्णय गलत है। करेक्ट करेक्ट, उसके लिए तो वो निर्णय गलत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो तो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकता। वो तो एक ही सूरत में संतुष्ट हो सकता है कि वो है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसमें इंश्योरर के प्रति जो हो जाते हैं, वो उन्होंने सही निर्णय लिया होता है, इसीलिए ओम्बड्समैन ऑफिस भी उन्हीं के पक्ष में निर्णय देता है। सो कई सारे केसेस आपके सामने आए होंगे। आपने बोला कि 150 केस आपके सामने हर महीने आते हैं, कितने सारे केसेस आपके सामने आए। तो आपके जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें कोई ऐसा केस आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये केस थोड़ा ऐसा था कि वो डिस्कस करने योग्य है, ये बताने योग्य है? ऐसा कोई केस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, केसेस तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे मुझे याद भी नहीं होंगे। हाँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हेल्थ का मैं आपसे लेता हूँ कि एक केस में आपको ऐसा बताता हूँ कि जिसमें क्लेमेंट के फेवर में निर्णय, क्लेमेंट ने पॉलिसी ली थी 90 के दशक में, तब उसका एक माइनर ऑपरेशन उसका हुआ था। उसने इंश्योरेंस की जो पॉलिसी, पहली पॉलिसी ली, वो 2008 मतलब लगभग 10 साल के बाद में ली, और उसमें ये इसका जिक्र नहीं किया गया कि ये माइनर ऑपरेशन उसका 10 साल पहले हुआ है, इसका जिक्र नहीं। पॉलिसी लेने के लगभग 7-8-10 साल के बाद में उसका एक और मेजर ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये बात भी निकल के आई कि इसका एक माइनर ऑपरेशन पॉलिसी लेने के 10 साल पहले हो चुका है। इंश्योरर ने वो कह के उसका क्लेम मना किया। और उसने ये भी कहा था कि ये जो माइनर ऑपरेशन हुआ था, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन उस बीमारी से भी है जिसमें इसका बाद का मेजर ऑपरेशन। हम लोगों ने वो सारे पेपर्स देखे, उसका पूरा वो देखा और पॉलिसी कंडीशंस भी देखी, डॉक्टर से भी संपर्क किया, तो 2-3 चीज़ें निकल के, जिसमें डॉक्टर ने एक चीज़ ये कही कि इसमें उस ऑपरेशन का संबंध इससे हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उस कारण से, या उस बीमारी के कारण से ये बीमारी बाद में एग्रवेट हुई है, बढ़ गई, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो आप लोगों ने पता हमें जो हमने अपने एक्सपर्ट, आपके एक्सपर्ट लगाया, ओके, उससे फिर हम लोगों ने कंपनी से एक सवाल पूछा कि अगर ये इस बीमारी के बारे में आपको पॉलिसी में बताता, उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताता 2008 में, तो आप इसको इंश्योरेंस देते कि नहीं देते, और अगर देते तो किन कंडीशंस में देते। जब हमने कंपनी से ये सवाल पूछा तो कंपनी ने बगैर कोई सवाल का जवाब दिए हमको उसका पेमेंट कर दिया। इसका क्या लॉजिक था? लॉजिक ये था कि उनके पास, अगर उसने ये दिया होता तो कंपनी उसमें रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा सकती। ये बिल्कुल नहीं था कि कंपनी उसको इंश्योरेंस नहीं देती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। ज्यादा से ज्यादा वो एक ये लॉजिक लगा देती कि इस बीमारी से उत्पन्न कोई भी बीमारी होती है या यही बीमारी होती है तो हम 2 साल 4 साल तक क्लेम का पेमेंट नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। तीसरा चीज़ ये भी था क्योंकि वो बीमारी इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान पॉलिसी लेने से पहले फिर से रिकर नहीं हुई है, तो भी कंपनी को कुछ ऐसा वो बनता नहीं है कि वो उसको, तो कंपनी ने वो उसका पेमेंट हमारे को जवाब दे ही उसका पेमेंट कर दिया। सो विनय जी, तो इसका लॉजिक ऐसा होना चाहिए, जैसे कंपनी ने लॉजिक पकड़ लिया वैसे मैं ये लॉजिक पकड़ता हूँ कि ऐसे कोई भी केसेस है, क्योंकि कंपनी तो अगर ऐसी कोई बीमारी डिक्लेयर करता है तो पॉलिसी तो दे देती है, तो खाली इस बेसिस पे कि आपने डिक्लेयर नहीं किया 10 साल पहले तो कई सारे क्लेम रिजेक्ट तो हो रहे हैं, तो नहीं होने चाहिए। नहीं, फिर देखिए डिपेंड करता है कि वो, जैसा इस केस में भी था, वो बीमारी जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो कितने साल पहले हुई थी या कब हुई थी या आज है कि नहीं है, और आप क्लेम कितने वर्षों बाद दे रहे हैं। कई पॉलिसीज में ये क्लॉज रहता है। अभी जो रिसेंटली पॉलिसीज अब आई हैं इसमें IRDA ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कंडीशंस कंपनीज को डालने के लिए बोला है कि आप इस चीज़ को पूरा स्पेसिफाई करेंगे पॉलिसी देते समय ही कि ये बीमारी है तो इस बीमारी को आप कितने दिनों तक कवर नहीं करेंगे,
डे 1 से कवर करेंगे। आपने आजकल एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे जहाँ पे कई इंश्योरेंस कह रहे हैं कि हम ये बीमारी पे डे 1 से कवर करेंगे, भले ही आपके उसमें वो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह की कंडीशंस अब पॉलिसीज़ में IRDA ने भी कहा है, तो अब इंश्योरर्स डालने लगे हैं कि हम ये बीमारी है तो इसको कब कवर करेंगे, कितने समय बाद कवर करेंगे, इससे रिलेटेड बीमारी है तो करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब से करेंगे। तो अब काफ़ी क्लेरिफिकेशंस कंपनीज को बाध्य हो गई है कंपनी देने के लिए, और दे भी रहे हैं कंपनीज। तो इस तरह की कंप्लेंट्स अब आने में मेरे को लगता है कि काफ़ी कमी हुई है। एक बीच में विनय जी ऐसा सुनने में आया था कि अगर आपकी बीमारी कोई 10 साल पहले है या 8 साल पहले है, ऐसा कार्यकाल मुझे याद नहीं आ रहा, उसके पहले अगर कोई बीमारी है और आपने गलती से उसको डिक्लेयर नहीं किया है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 साल पहले या 10 साल पहले की बीमारी को अगर हुई है तो बताना कंपलसरी नहीं है। ये देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी IRDA ने भी सारी कंपनीज को कई चीज़ें क्लैरिफाई करने को बोला है, तो उसके तरह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दूसरा जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है। कैंसर, करेक्ट। तो उसके लिए संभवतः कंपनीज जो हैं वो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज डालेंगी करेंगे। और डायबिटीज़ आजकल डॉक्टर्स खुद कहते हैं इस चीज़ को कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वे ऑफ लाइफ हो गई, उसको बीमारी मानते ही नहीं है। उसमें भी आप किस स्टेज में हैं, कितनी दवाई खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पे डिपेंड होके भी आजकल पॉलिसीज में कंडीशंस इंश्योरर्स डालने लगे हैं, और इस बेसिस में क्लेम रिजेक्ट करने के भी जो इंस्टेंसेस हैं वो काफ़ी कम है। परफेक्ट। विनय जी, हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी तो बहुत मैच्योर्ड हो चुकी है, काफ़ी मैच्योर्ड हो चुकी है, और कई बार लोग आज भी ऐसा कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही जो है वो क्लेम रिजेक्ट करना है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि मैच्योरिटी बहुत आई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे से लोगों के क्लेम सेटल हो रहे हैं, और वो कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही जो है वो क्लेम रिजेक्ट करना है, आपके साथ ये मेरी जो वार्तालाप हुई है उससे हमारे दर्शकों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विनय जी, आपने अपना समय दिया और इतनी माइक्रो डिटेल क्लेम के बारे में, ऑम्बड्समैन के बारे में आपसे बात करने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।